साइक्लोट्रॉन का थ्योरी के बाद अब हम लोग करने वाले हैं कुछ उसका कैलकुलेशन, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूले से हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे, कुछ सम्स आएगा न्यूमेरिकल से कैसे निकालेंगे, सारे फॉर्मूलाज है, देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। अब ये जो साइक्लोट्रॉन में एक चीज हम लोग देखे हैं कि चार्ज पार्टिकल गोल गोल घुमाया जा रहा है, वो तो बिल्कुल वही हो गया ना जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल लिए मैग्नेटिक फील्ड में डाले, वो गोल गोल घूम रहा है, सेम ही थिंग है। अगर ये सेम चीज हो रहा है, इसे गोल गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्राइंग टू मेक इट रिवॉल्व इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द वन विच इज एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोगों ने ये पिछले क्लास में डिसाइड कर लिया था कि एक सर्कुलर मोशन करवाने के लिए देयर हैज टू बी अ टेंजेंशियल फोर्स एज वेल एज अ रेडियल फोर्स। सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए और एक टेंजेंशियल फोर्स भी होना चाहिए। तो टेंजेंशियल फोर्स तो होता है उसका लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जो है वो होता है जो टेंजेंशियल है। अब वो एक्सेलरेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पकड़ लेते थे वो कांस्टेंट वेलोसिटी। जो फोर्स टेंजेंशियल, जो फोर्स सेंट्रीपिटल था या रेडियल फोर्स, जो भीतर की तरफ फोर्स लग रहा था, दैट फोर्स वाज गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग देखे थे कि जब परपेंडिकुलर जा रहा था तो उसको हमेशा, यानी कोई वेलोसिटी कोई जा रहा था तो परपेंडिकुलर हम लोग हमेशा उसको टेढ़ा कर दे रहे थे। इधर जा रहा लगा तो इधर ठेल दिए, इसी तरह से एज ए रिजल्ट वो सर्कुलर मोशन हो रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि वो जो फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वाज प्लेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड force due to magnetic field. The role of centripetal force was played by force due to magnetic field. तो वहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। किसी भी सर्कुलर मोशन में सेंटर सीकिंग फोर्स जो होता है, सेंटर की तरफ हमेशा हर मोड़ पे, हर पॉइंट पे, हर छोटे से छोटे पॉइंट पे एक फोर्स लगता है जो कि पार्टिकल को सेंटर की तरफ फोर्स करता है, और एक वेक्टर या वेलोसिटी या स्पीड रहता है जो टेंजेंशियल होता है, जो बाहर जाने की कोशिश करता है, और एक भीतर की तरफ चलता है। एज अ रिजल्ट गोल मोशन होता है। इसके ऊपर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्लेड बाय द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये फोर्स का वैल्यू हम लोग को मालूम है, दिस इज क्यू बी वी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर वी इज द वेलोसिटी, ये जो लीनियर वेलोसिटी है इसको कहते हैं वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लेजेंड्स में बना के लिख देते हैं, वी इज मैग्नेटिक, वी इज द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, या बेस्ट होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख देना। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, B is the magnetic field, R is the radius of circular motion, and M is the mass of the particle। तो सभी को पता है Q is the charge of the particle, तो वो नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ से देखो एक एक फॉर्मूला कैसे यहाँ से निकलते जा रहा है सीधा सीधा। ये V से ये V को काट सकते हैं, तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा यहाँ पे QB इक्वल टू MV/R। ये बेसिक फॉर्मूला, यही सारे फॉर्मूला बनना शुरू करेंगे। तो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकाल देंगे? V इज इक्वल टू QBR/M। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। First formula. Now we know that linear velocity is equal to angular velocity into the radius, v is equal to omega r। तो हम इसी के बाद लिख सकते हैं ओमेगा r इक्वल टू QBR/M। यहाँ से r काट दिए
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Angular frequency. Now, omega, we also know that omega is equal to 2 pi by t. तो इसी के लिए हम लोग ओमेगा के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं 2 pi by t is equal to qb by m, and 2 pi अगर इधर भेज दिए ये हो जाएगा 1 बाई टी इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम। एंड 1 बाई टी को ही कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम। दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। एंड यहां से हम चाहे तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, इसी को उल्टा कर दिए तो हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब यहाँ पे रेडियस भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। रेडियस, जिस रेडियस से एंगल ये साइक्लोट्रॉन में घूमे जा रहा था वो रेडियस यहीं से हम निकाल सकते हैं। आर रेडियस आर इज इक्वल टू बी एम बाई क्यू बी। रेडियस। अब यहाँ पे कुछ चीजें जानने की जरूरत है, जैसे कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड किसका है, जो गोल गोल घूमे जा रहा था हम लोग का साइक्लोट्रॉन में, हर एक सर्कल का टाइम पीरियड है वो। अब ये टाइम पीरियड अगर ज्यादा ध्यान से देखें तो दिस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन आर। रेडियस से कुछ लेना देना नहीं है। जितना टाइम लगा था सबसे पहला सर्कल को घूम के आने में, उतना ही टाइम लगेगा लास्ट वाले सर्कल में घूमने में भी। टाइम सेम रहेगा, इसका मतलब राइट वाले के वेलोसिटी डिपेंड करना चाहिए। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे देख रहा है। रेडियस अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है इसलिए तो टाइम उसका सेम रह रहा है। टाइम सेम रह रहा है तो फ्रीक्वेंसी सेम रह रहा है। और यही फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो यहाँ पर डिवाइस था उसी फ्रीक्वेंसी को इसी फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देंगे। तो उसको मालूम चल जाएगा कि ये जब इस डी को छोड़ के इस डी में आ रहा है तो हमको पलट देना है, उसी से मैच कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब इसमें हल्का सा हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तब टाइम पीरियड आएगा इसका। लेकिन उसके एक टाइम पीरियड में उसको प्लस से नेगेटिव करना पड़ेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा, 2 बार चेंज करना पड़ेगा। तो उसका एक फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का दुगना होना चाहिए, यानी इसका दुगना वैल्यू हम उसको चेंज करेंगे। वो एक बार घूमेगा तो इसको 2 बार पलटना है। तो इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब, अगर हम इसको दोबारा से बनाए तो यहाँ पर अगर एक डी था, यहाँ पर एक डी था, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो था यहाँ पे, ऐसा काम था पॉजिटिव से नेगेटिव करना। तो जब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से जर्नी शुरू किया था तो इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था। ये पलट के जब यहाँ था तब ये पलट दिया था पॉजिटिव नेगेटिव में। फिर जैसे ये चेंज करके यहाँ आने वाला होगा तब ये फिर एक बार पलटेगा, इसको ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देगा और ये पलट के वापस यहाँ पे कंप्लीट। तो इसका एक जर्नी में इसको 2 बार पलटना पड़ रहा है ऐसे करके, यानी इसका फ्रीक्वेंसी इसका एक फ्रीक्वेंसी इसका दुगना फ्रीक्वेंसी है। ये एक बार मार रहा है रोटेशन तो ये 2 बार चेंज कर रहा है उसको, यानी इसका फ्रीक्वेंसी इसका ट्वाइस होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी।
तो ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे सेट कर देते हैं और बढ़िया से ये सिंक्रोनाइज भी हो जाता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। जब इसका फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए तो कहेंगे सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में आके परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में ये घुमाएगा। दीज आर दी फॉर्मूलाज विच कैन बी फॉलोड। और भी फॉर्मूला चाहे तो निकाल सकते हो, एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, वो कितना एनर्जी गेन करेगा अपने अंदर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। दैट मीन्स हाफ m और v वहां पर दिया हुआ है q² b² r² बाई m²। m कट जाएगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ q² b² r² बाई m। काइनेटिक एनर्जी का ये रहा फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का ये रहा फॉर्मूला। नाउ एक चीज और देखेंगे, अगर हम लोग इतना मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड पे नहीं असर करता है। मैग्नेटिक फील्ड नेवर changes the speed. Magnetic field always changes the direction of the moving particle. It never changes the speed. लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर ये बी का, तो क्या बी इसके वेलोसिटी को चेंज करता है? तो यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे दे सकते हो। फर्स्ट, of course the velocity is changing, but in velocity there are two things, speed and direction. So the speed is not being changed, the direction is changed by the direction part of the velocity is dependent on the magnetic field. इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि yes it is dependent। या दूसरा रीजन दे सकते हो, रीजन तो ये है कि भले ही वेलोसिटी डायरेक्टली बी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो है जो इस पार्टिकल को घुमा के ले आके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ही है जिसको जबरदस्ती लेके आके वहां पर रख दे रहा है बार बार। तो वहां से रिलेट कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इट्स स्पीड ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि वो ही बार बार उसको ले आके वहां पर रख रहा है ताकि उसका स्पीड बढ़े। वो खुद भी बढ़ा रहा है डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली बढ़ा रहा है उसका स्पीड। तो दो एक्सप्रेशन यहाँ पे दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूर पूछ सकता है। We know that the speed या velocity is not proportional to magnetic field. The velocity does not depend on magnetic field. Only direction depends on magnetic field. So in this equation, it is clearly being shown that V is proportional to B. How can you explain that? So दो expression यहाँ से दे सकते हो। Because velocity has two parts, speed and direction. The direction part is affected by B. Or we can also explain that magnetic field is what is bringing या keeping the particle in the electric field, in the region of electric field where it is being accelerated. So magnetic field is taking part indirectly in the changing of its speed. So we can relate this velocity with this magnetic field. तो ये सारी चीजें हम लोग बार बार बता रहे हैं। तो these are the calculations of cyclotron. साइक्लोट्रॉन का ये कैलकुलेशन है। यहाँ से हम लोग को क्या इन्फर कर सकते हैं डिटेल्स, यानी क्या हम लोग समझ सकते हैं डिटेल्स। यहाँ पे सबसे पहले डिटेल जो तुम लोग को बताएं कि वी नो, यानी सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे जो आता है रिलेशन बिटवीन ये डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी, डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी, यानी यहाँ पे ये सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट वेलोसिटी is not dependent on magnetic field. Magnetic field just changes the direction of the velocity. So in this equation we are seeing that V is directly proportional to B, magnetic field. So how is this possible? So how can you explain this? सीधी सी बात है, यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं? This can be explained in two ways. Velocity पहला वे में हम लोग ये देंगे कि वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी से डायरेक्ट रास्ता रखता है,
इसका मतलब अगर v चेंज हो रहा है तो v वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब नॉट नेसेसरली स्पीड चेंज हो रहा हो। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग दैट मीन्स द डायरेक्शन इज चेंजिंग विच इज 100% ट्रू। और डायरेक्शन चेंज हो रहा मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज चेंज। या तो ये कह सकते हैं, या तो दूसरा रीजन हम लोग ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल to force the particle into the region where electric field is dominant and where the charge is getting accelerated or where the speed of the charge is being increased. So indirectly this magnetic field is responsible for increasing the speed of this particle, not directly, indirectly. So in that concept, we can say, regarding to that concept, we can say that B is proportional to B. तो ये दो रिलेशन से हम लोग कह सकते हैं, यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है, इनडायरेक्टली रखता है। तो इसका हम लोग यहाँ से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और क्या एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं? टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। मतलब जितना भी छोटा रेडियस हो या जितना भी बड़ा रेडियस हो, टाइम पीरियड से इसका कुछ लेना देना नहीं। छोटा जो घूम रहा है उसमें जितना टाइम लगा, बड़ा वाला घूमने भी उतना ही टाइम लगा। तो जाहिर सी बात है जब बड़ा वाला घूम रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, तभी तो उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो ये हम लोग को एविडेंट है ये वाले फॉर्मूला से कि बिकॉज या फिर एज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। बड़ा रेडियस हो छोटा रेडियस हो, टाइम सेम लगता है। समझ में आया? ये हम लोग समझ में आया। और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे दिख रहा है, वेलोसिटी से प्रोपोर्शनलिटी नहीं रखता है, ये रेडियस से प्रोपोर्शनलिटी रख रहा है काइनेटिक एनर्जी। यानी रेडियस अगर बड़ा रहेगा, जितना बड़ा रेडियस रहेगा उतना ज्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा। इसलिए हम लोग उस पार्टिकल को निकाल भी रहे हैं सबसे हाईएस्ट रेडियस के बाद ही निकल के जा रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ, उसको जाकर पता। So these are the observations or inferences we can say या we can infer from the given formula। और इसके बाद हम लोग लिख देंगे लिमिटेशन, यानी क्या लिमिटेशन है इसके। दिस इज द लास्ट टॉपिक, लिमिटेशन क्या क्या है। तो एक सवाल मन में पैदा हो रहा है, ये पार्टिकल को हम क्या करें, घुमाए जा रहे हैं, हर बार स्पीड बढ़ रहा है, हर रोटेशन से स्पीड बढ़ रहा है, हर रोटेशन स्पीड बढ़ रहा है। तो ऐसा हो ही सकता है इनफाइनाइटली स्पीड इंक्रीज करें जहां पे पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट को टच कर जाए। जबकि हमको मालूम है आइंस्टाइन ने बोला था कि एनी मैटर कैन नॉट टच द स्पीड ऑफ लाइट। इन ऑर्डर टू टच द स्पीड ऑफ लाइट इट हैज टू टर्न इनटू एंटी मैटर। एनर्जी के रूप में लेना चाहिए, पूरा पूरा एनर्जी का रूप रहेगा तो ही वो जाके स्पीड ऑफ लाइट छू पाएगा। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं छू पा रहा है मतलब समझ जाओ कि वो मैटर नहीं है। बट यहाँ तो हम पार्टिकल घुमा रहे हैं, दिस इज अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज बीइंग एक्सेलरेटेड। तो जब ये पार्टिकल है तो क्या पार्टिकल को हम गोलों घुमाते रहेंगे, डी को और बड़ा कर देंगे तो क्या घूमते रहेगा तो क्या वो स्पीड ऑफ लाइट छू पाएगा? तो दिस इज द रीजन कि वहाँ पे ऐसा है कि इट कैन नॉट टच। तो बात यह है कि हम सिंपली बोल नहीं सकते कि इट कैन नॉट टच, आई हैव टू गिव अ सॉलिड रीजन फॉर दैट। व्हाट इज द रीजन? तो रीजन भी यहाँ पे आइंस्टाइन ने ही दे दिया था उस वक्त। एक्चुअली जो हम लोग क्या समझते हैं, मास, व्हाट इज मास। अगर मास को हम लोग से पूछे व्हाट डू यू मीन बाई मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इंसान यही कहेगा कि मास उसको कहते हैं जिस चीज से कोई चीज बना हुआ हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर, एनीथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ इज नोन एज मास। अब हम बोलेंगे कि अगर तुम दौड़ रहे हो या अगर खड़े हो, मतलब डज मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, यानी इफ यू आर मूविंग इज योर मास चेंजिंग और इफ यू आर स्टैंडिंग इज योर मास चेंजिंग। तो हर कोई कहेगा कि नहीं, बट द आंसर इज ट्रू, यस इट इज चेंजिंग। ये आइंस्टाइन ने हम लोग को थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से बताया था, मास इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी। और तभी से हम लोगों ने सोचा कि हमारा अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में बहुत कमजोर है,
जो चीजें चल रही है, जो दुनिया में चल रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं, वो ऐसा हो नहीं रहा है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और इसीलिए उनका थ्योरी इतना फेमस हुआ है। उन्होंने ये बताया था हम लोगों को कि आवर मास इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अगर हम लोग एक जगह पे खड़े हैं तो हमारा मास सबसे ज्यादा रहता है, एंड इफ वी आर मूविंग, जितना स्पीड हम लोग पकड़ेंगे हम लोग का मास उतना ही तगड़ा चलेगा। और जितना तगड़ा हमारा मास रहेगा उतना तगड़ा हमारा ग्रेविटी रहेगा। ग्रेविटी अराउंड अस इज दैट मच इफेक्टिव। और जितना तगड़ा ग्रेविटी रहेगा उतना तगड़ा टाइम डायलेशन होगा। टाइम डायलेशन का मतलब टाइम वहां पे स्लो चलेगा। तुम्हारे घड़ी में भी 1 सेकंड रहेगा, अगर तुम्हारा मास बढ़ गया तुम्हारे घड़ी में 1 सेकंड रहेगा, और दूर कोई इंसान बढ़ा उसका घड़ी में भी 1 सेकंड होगा, लेकिन तुम्हारा 1 सेकंड काफी लंबे समय तक रहेगा, उसका 1 सेकंड काफी कम समय तक रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का। पहले हम लोग को लगता था कि 1 सेकंड पे 1 सेकंड के बराबर होता है, यहाँ पे वहाँ पे मार्स पे वहाँ पे जुपिटर वहाँ पे सामने वहाँ पे 1 सेकंड पे 1 सेकंड होगा, बट दिस इज नॉट द केस। दिस इज द केस कि 1 सेकंड कहाँ पे कितना बड़ा होता है, दैट इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी। 1 सेकंड वैरी करता रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। और जितना मास बड़ा रहता है उतना ज्यादा ग्रेविटी इम्पैक्ट होता है वहां पे, और जितना ज्यादा ग्रेविटी का इम्पैक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा टाइम डायलेशन होगा। तो वापस चलते हैं, टाइम डायलेशन क्यों हुआ? बिकॉज ग्रेविटी बढ़ा। ग्रेविटी क्यों बढ़ा? बिकॉज मास बढ़ा। मास कैसे बढ़ सकता है? बहुत सारे मास एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं तो भी बढ़ सकता है, या फिर एक बॉडी बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लिया तो भी मास बढ़ सकता है। कैसे हम बोल दिया था ना, थोड़ी बोल देंगे। इसके लिए हम लोग को आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन भी दिया था। वो इक्वेशन ये था कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, mass, yeah, when you are in velocity is equal to mass when you are stationary, जब मूव नहीं करो खड़े हो तब, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। रूट ओवर था कि रूट ओवर नहीं था? हाँ, रूट ओवर था। रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी मास जब तुम मूव कर रहे हो, अब इसको समझना, व्हेन यू आर मूविंग देन योर मास इज चेंजिंग। अब मान लो हम उस पार्टिकल का वेलोसिटी इतना बढ़ा दिए कि वो स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच कर गया। स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच कर गया मतलब क्या? सी का मतलब क्या? स्पीड ऑफ लाइट का रिप्रेजेंटेशन वी को व्हेनेवर योर वेलोसिटी टचेस द स्पीड ऑफ लाइट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो इसका क्या लिख देंगे? सी। जब इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। रूट ओवर ऑफ 0 इज 0। 0 m नॉट डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी योर मास विल टर्न इंफिनिटी, यानी तुम इतना भारी हो जाओगे वहां पे, तुम्हारा ग्रेविटी इतना ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, मास तुम्हारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मास हो जाएगा तुम्हारा। इतना तगड़ा ग्रेविटी हो जाएगा कि वहां पे टाइम रुक जाएगा, टाइम विल स्टॉप, वहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं। तुम्हारा 1 सेकेंड विल टेन टू इंफिनिटी। जब तुम्हारा टाइम ही नहीं बढ़ेगा तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। यानी फिजिक्स विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ब्रेकिंग द लॉ। इसीलिए हम लोग कभी भी मास में ये अपना मास पकड़ते हुए, मैटर पकड़ते हुए स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच करना है तो तुमको ये टर्म मास को त्यागना पड़ेगा, मास छोड़ देना पड़ेगा। प्योर एनर्जी के रूप में आओगे, मास का कोई टर्म ही नहीं रहेगा वहां पे, देन यू कैन टच द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बात यहाँ पे लागू होता है, और इसीलिए ओनली बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इनफाइनाइट। और इसमें क्या हम बोल सकते हैं? दूसरा लिमिटेशन है कि न्यूट्रॉन्स या ओनली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन। न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड। न्यूट्रल पार्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल रहेगा, चार्ज पार्टिकल रहेगा नहीं तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। और अगर हम बेसिक चीज पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू इज इक्वल टू 0 तो फोर्स भी नहीं पड़ेगा। F इज इक्वल टू क्यू वी वी, क्यू इज इक्वल टू 0 तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं पड़ेगा। और थर्ड फाइनल, इलेक्ट्रॉन को इसमें नहीं लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी यूज्ड। क्यों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन का मास आप देखेंगे ना इतना कम होता है, मानते हैं तो मास तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबका कम होता है। लेकिन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की दुनिया में अगर तुम चले गए तो देखोगे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी के मुकाबले भी इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को भी माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इतना छोटा है इलेक्ट्रॉन, इतना कम मास है इसका, इतना हल्का है कि उसको अगर इसमें डालेंगे, चलाएंगे तो इतना जल्दी स्पीड पकड़ेगा, इतना जल्दी घूमना शुरू करेगा
कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का भी उतना हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन नहीं है कि वो डी का पोलरिटी इतना स्पीड में चेंज करता है, समझ में आया? वो डी का पोलरिटी इतना जल्दी चेंज नहीं कर पाएगा, इट विल बी आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो सवाल ये पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ अ साइक्लोट्रॉन गोज आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। जब ये सिंक्रोनाइजेशन से बाहर चल जाता है तब बॉडी या जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करके स्पीड बढ़ाने के बजाय स्पीड उसका कम होना शुरू करता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जब मान लो ये डी से ये डी में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, तभी उसको पुश करेगा। आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जब इधर जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोक देगा, धीरा हो जाएगा। फिर जैसे इधर जाएगा तो फिर रोक देगा, फिर धीरा हो जाएगा। तो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो तो स्पीड उसका धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होगा तो नहीं मूव कर पाएगा स्पीड। सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So these are the limitations. This is the dependency of the velocity, and this is the dependency of time period, frequency. This is the calculation. और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा साइक्लोट्रॉन का हिस्ट्री क्या है उसका, सब कुछ, एवरीथिंग इज वी स्टडीड, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला, सब कुछ खत्म हो गया। So this is all about cyclotron.